गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीएम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेंसुरेशन पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि पार्ट 1 में भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कराई गई। आज भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी, जब तक आपका बेसिक मीन्स बेसिक जो फार्मूले हैं, शुरुआत वाले जो फार्मूले हैं। अदरवाइज इसमें फार्मूले तो और अभी आएंगे, डीप में जब इंटर करेंगे हम लोग और अंदर जाएंगे तब एक्चुअल फार्मूले हर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अलग टाइप के कुछ फार्मूले होंगे उनकी भी चर्चा होगी, लेकिन बेस पहले शुरुआत वाला तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक आज तो क्वाड्रिलेटरल हम स्टार्ट करेंगे, चतुर्भुज। कितने टाइप के आपको मिनिमम आगामी परीक्षाओं में, जैसे हमने कहा है कि ये 10th 11th 12th वाले बच्चे तो देखेंगे ही देखेंगे। यूपी SSSC, बिहार SSSC या बिहार SSC, झारखंड SSC, पेट, स्टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंस है और सभी में ये फॉर्मूले सब में आपको काम पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, जितना नाम हमने गिनाया है। ठीक है, तो ये आप ये नहीं सोचिएगा कि ये इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूले हैं, शुरुआत है, न्यू है। न्यू जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा आपका सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज, लेकिन त्रिभुज में एक छोटी सी चीज़ जो बेसिक, बाकी अदर अलग अलग टाइप के जो मैंने उस दिन त्रिभुज बताया था, सबकी एरिया की बात करें। मेंसुरेशन का मीनिंग ये होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, या मिति मीन्स माप होती है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, और वही सब कुछ हमें पढ़ना है मेंसुरेशन में। तो सबसे पहले हमने कहा था सबसे छोटा पॉलीगन आपका ट्रायंगल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, उसके बाद और भी हैं, लेकिन आपके जितने एग्जामों का हमने नाम लिया उसमें क्वाड्रिलेटरल और ये ट्रायंगल तक ही आता है। कहीं कहीं पर आपको पेंटागन या हेक्सागन भी पूछ लिया जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि पेंटागन पे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और हेक्सागन पे कौन कौन से बन सकते हैं, यानी पंचभुज और खटभुज की बात करें, वो बात की बात है। अभी आइए आज के टॉपिक पे। हाँ, क्वाड्रिलेटरल पे थोड़ी देर में आते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया था उस दिन। सिंपली अगर कोई ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछे, या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके, हमने कहा कि शुरुआत वाले ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या कर्मचारी चयन आयोग, SSC के थ्रू जितने एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक में आपको यही फार्मूला मैक्सिमम ट्रायंगल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी फार्मूले से आपके मोर देन 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अब उसमें आपके अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ पूछ लिया तो उसका फार्मूला कुछ अलग है। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सिंपली ये है कि ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ब्रैकेट में हमने लिखा है ट्रायंगल ABC, AR शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, उसी को कैपिटल A से डिनोट किया। ये मत सोचिएगा एंगल लिखा है यहाँ पर, ये तो एंगल है लेकिन यहाँ A फॉर एरिया सिंबॉलिक लिखा है। और ये क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स ये, हाइट मीन्स ये, सिंपल ये था। अब आज वाले टॉपिक पे आते हैं, चतुर्भुज। ये एक क्या है, पॉलीगन है, और नाम से ही पता चल रहा है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला होगा। और 4 भुजा, जैसे हमने त्रिभुज में आपको समझाया था, 1 2 3 4 ऐसे बना दिया, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल नहीं होगा। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, यानी क्लोज्ड होगा ये। जैसे कुछ हमने बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, ये है चतुर्भुज। ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये तो बेसिक हो गया कि चतुर्भुज होता क्या है, कि 4 तरफ से घिरा हुआ बंद आकृति जो होगा चतुर्भुज होगा। और एक बेसिक प्रॉपर्टी इसमें अभी, और उसके बाद टाइप्स पे आएंगे, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, यानी सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 360 डिग्री। ट्रायंगल में हमने देखा था कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में हम देखेंगे कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अगर हम मान लो सपोज इसको ABCD नाम दे रहे हैं, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है बात? अब आते हैं चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल। सब जानते होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ रखा होगा आपने। आयत कहते हो आप, ठीक है। आयत एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं होंगी तो 100% चतुर्भुज होगा। आयत की कुछ प्रॉपर्टी है वो जान लीजिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ते हैं। आयत में क्या होगा, आयत एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आमने सामने की भुजाएं एग्जैक्ट बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं A B C D, यानी हम कह क्या रहे हैं,
ए बी इक्वल टू सी डी, इसके सामने की ये हुई, इसके सामने की ये, अगर ये दिखाया, अब ये कौन बच रही, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको सिंगल से दिखा दे रहे ताकि आप समझ जाना कि हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। डबल लाइन से दिखाया ए बी और सी डी को, और सिंगल वाले से ये दिखाया, ठीक है। अभी इसकी सेकंड दूसरी प्रॉपर्टी पे आएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी पे हम आएंगे, लेकिन ज़रा देखो कि अंतर क्या होगा। सेकंड नंबर पे तो हम स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ ज़रा देखिए हम थर्ड नंबर पहले लिख ले रहे हैं ताकि इसी में दोनों में डिफरेंस आपको करने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लिखें समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, और अगर क्वाड्रिलेटर है और पैरेललोग्राम नाम में पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज, तो इसमें भी आमने सामने की भुजा एग्जैक्टली बराबर होती है। अब दोनों में डिफरेंस यहीं पर, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं पर आज के आज अभी के अभी याद हो जाएगा। यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। तो क्वेश्चन उठता है कि इसमें भी तो वही था, रेक्टेंगल में भी यही था और पैरेललोग्राम में भी यही था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस पे देखिएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के चारों जो एंगल होते हैं वो एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं, और पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अब अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसकी और दूसरी खूबी अभी ये बाकी रह गई थी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ये हमने क्यों लिखा, नॉर्मली आपको कहीं आयत में ये बुक में आप देखेंगे तो ये पैरेलल वाली बात नहीं लिखता, जबकि ये 100% ट्रू है कि रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजा एक पैरेलल होती है, समांतर होती है। और समांतर चतुर्भुज, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं, और बराबरी वाली बात हमने पहले बता दिया है। तो अगर समांतर करोगे तो यहाँ क्या दिखाओगे, ए बी इज पैरेलल, पैरेलल का निशान ये होता है, सिंबॉलिक फॉर्म है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और सिमिलैरिटी देखिए ज़रा, रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम में भी दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में भी दो डायगोनल होते हैं। अब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो एक डायगोनल हुआ ए डी, दूसरा हुआ बी सी। यहाँ पे भी देखो तो पहला डायगोनल हुआ ए सी और दूसरा डायगोनल हुआ बी डी। दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और बाइसेक्शन का पॉइंट को अगर हमने ओ से दिखा दिया, यहाँ भी चलो ओ से दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोनों में फिर अब अंतर क्या होगा, यहाँ दोनों डायगोनल रेक्टेंगल के केस में देखो एग्जैक्टली बराबर हैं, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। दोनों डायगोनल बराबर हैं। दूसरी बात और, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट जो करते हैं इक्वली प्रोपोर्शन में बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर बराबर में। अगर सपोज मान लो ओ ए 2 सेंटीमीटर है तो ओ डी भी 2 सेंटीमीटर, ओ बी भी 2 सेंटीमीटर और ओ सी भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पॉइंट हमने दिखाया है किस पे, ओ पर, जिसको सेंटर पे यहाँ बोल सकते हो। तो आप ये लिख सकते हो कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। क्लियर है बात। अब यहाँ देखो, इसके डायगोनल और इसके डायगोनल में देखने से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि बी डी इज लार्जर देन या बिगर देन ए सी, यानी ये जो डायगोनल है बी डी वो ए सी से बड़ा है, दिख रहा होगा। या आप सिंपली एक लाइन में कहोगे कि इन पैरेललोग्राम बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों डायगोनल जो दोनों विकर्ण हैं आपस में बराबर नहीं होते। लेकिन दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे थी कि वो बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समद्विभाजित मीन्स देखो यहाँ ओ डी इक्वल टू ओ बी, यानी यहाँ डायगोनल की बात करेंगे ओ डी इक्वल टू ओ बी, बट
रेक्टेंगल के केस में क्या था कि ओ ए बराबर भी ओ डी था, यानी चारों बराबर थे। यहाँ ये दोनों हमने अगर डबल मार्क से दिखाया है तो ये अगर सपोज ओ डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 5 सेंटीमीटर है, नो डाउट 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ओ ए चाहे 4 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, पक्का उससे थोड़ा सा कम ही है, ठीक है। तो ये इसको सिंगल लाइन से अगर दिखा दें तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि हाँ हम ओ ए इक्वल टू ओ सी की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ डायगोनल आपका ओ ए इक्वल टू ओ सी हुआ। क्लियर है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों हमने क्लियर किया यहाँ पर। अभी केवल पहचान बता रहे हैं, इसकी एरिया के लिए तो अलग वीडियो, अभी तो केवल आप पहचानिए कि कहते किसको हैं, ठीक है। तो अब आइए आगे चलते हैं अगले वाले में। हाँ तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका स्क्वायर, वर्ग। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल होंगी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी बी डी सी डी ए सी, ए बी बी डी सी डी ए सी हमने सब लिखा हुआ है यहाँ पर। चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। आयत क्या था, आमने सामने की केवल भुजाएं बराबर थी, यानी आप इसको बोल सकते हो एक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग को आयत आप बोल सकते हो क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। बट दोनों में डिफरेंस अलग अलग नाम दे दिया ताकि पहचान आसानी से हो सके। लेकिन ये भी बात ध्यान में रखिएगा, क्लास 11 में सेट थ्योरी में आप समुच्चय में पढ़ेंगे कि अगर दो समुच्चय दिए ए क्या बी का उपसमुच्चय है, पूछेगा आपसे वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, और ए के कुछ एलिमेंट दिए होंगे, बी के कुछ दिए होंगे। तो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है सेट थ्योरी 12th वाले तो बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे, या और हायर क्लास वाले जिन्होंने पढ़ रखा उनको भी समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इतना जान रखो कि आयत वर्ग कभी नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग को हम आयत कह सकते हैं क्योंकि आयत की डेफिनेशन में कहते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो यहाँ भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ठीक है। डायगोनल, इसके डायगोनल आयत वाली ही प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल वाली ही, एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे को एग्जैक्ट बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी अगर यहाँ पर हम O कह दें सेंटर को तो O से A, O से D, O से B, O से C सब बराबर होंगे। डायगोनल तो हमने लिख ही दिया है, AD इक्वल टू BC, ठीक है। स्क्वायर बहुत सिंपल था। अब आ जाओ रोम्बस, समचतुर्भुज। नाम में ही है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। फिर आप यहाँ सोचेंगे कि चारों भुजाएं बराबर, तो अभी जस्ट पढ़े वर्ग होता है स्क्वायर। तो बेसिक डिफरेंस देखो, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, चारों एंगल 90 होते हैं जिस तरह रेक्टेंगल का था। रोम्बस में चारों भुजाएं आपस में तो बराबर हैं, ए बी सी डी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स एग्जैक्टली बराबर है। बट इसका कोई भी एंगल आइदर ए और बी और सी और डी, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर के ईच एंड एवरी, डेट मीन्स चार के चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं और इसके नहीं होते। इसके भी डायगोनल मीन्स बी डी और ए सी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को, ठीक है। यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि इस बार चारों भुजाएं बराबर है स्क्वायर वाले केस के हिसाब से। अब देखो सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि रोम्बस क्या है। आप स्क्वायर को देखो, इन दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, बट इन दोनों के बीच का एंगल देखो आप, कभी भी 90 डिग्री नहीं होता। लेकिन रोम्बस का एक दूसरे को जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ध्यान रहेगा ये बात अच्छे से, बस इतना ही इसमें जानना था आपको। अब आ जाओ लास्ट वाला, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम कहते हैं इसको। इसमें बेसिक जानकारी जो इसकी है कि डेफिनेशन आप कह सकते हो कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं होंगी, कन्फर्म है, 2 पेयर पैरेलल हों और 2 पेयर अनपैरेलल हों, यानी 2 जोड़े समांतर हों और 2 जोड़े समांतर नहीं हों। तो यहाँ देखो ए बी इज डायरेक्टली मतलब पैरेलल सी डी है, डायरेक्टली इक्वल तो नहीं, इक्वल नहीं होते, ये भी ध्यान रखना, बराबर नहीं होंगे, पैरेलल होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो ए बी यहाँ पर साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, पक्का परस्पर समांतर है। लेकिन देखो एक ऐसे जा रहा है ए सी और बी डी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन भी आपको दिखेगी कि पैरेलल तो कतई नहीं है।
यानी AC इज नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल का ये मार्किंग से हमने दिखाया है किसके, BT के। तो ये क्या होगा आपका समलंब चतुर्भुज। और एक लंब इसमें, जो ये लंब क्यों बोल रहे हैं इसमें, इसकी जो हाइट निकालनी होती है हमें, तो ऊपर वाली साइड से जो दूसरी पैरेलल साइड है उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और नाम ABCD दिया है, यहाँ A दे देते हैं, तो AE इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी भुजा AE भुजा CD पर लंब है। अगर वैसे तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी, लेकिन 2-4 मिनट का और टाइम लगेगा अगर आपको एरिया और पेरीमीटर दो सबका जानना है। तो जल्दी जल्दी में हम बता दे रहे हैं कि आपको यहाँ सबसे पहले आयत की बात कर ले रहे हैं। आयत, ठीक है, आयत का पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, परिमाप मीन्स परि मीन्स होता है चारों तरफ, माप मीन्स माप, आप जानते हैं मेजरमेंट। पेरीमीटर क्या होता है, जितने भी साइड होंगे सबका मेजरमेंट जो एडिशन होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। तो आयत में क्या होता है, 4 साइड होते हैं, 2 साइड आपस में बराबर होती हैं, तो चारों तरफ की 1 लेंथ, सेकंड लेंथ, थर्ड लेंथ, फोर्थ लेंथ। अब फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड जो नीचे वाली, अरे फर्स्ट और थर्ड आपका सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, तो 2 बार आप लेंथ लेंथ लिख दीजिए, 2 बार विड्थ विड्थ लिख दीजिए, या 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस विड्थ लिख दीजिए, यानी 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, सीधी सी बात है। तो अगर उसको हिंदी में लिखें तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाती है, परिमाप। आयत का क्षेत्रफल की बात करें अगर, क्षेत्रफल शॉर्टकट में ऐसे लिखा है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, डेट मीन्स लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अगर दूसरा वाला अगर हम क्वाड्रिलेटरल ने वर्ग जिसको कहा था, तो वर्ग का पेरीमीटर, पेरीमीटर को पी से लिख रहे हैं शॉर्टकट के लिए। पेरीमीटर क्या होगा, चारों साइड का एडिशन, चारों साइड सब बराबर ही होती हैं। अगर एक साइड की लेंथ को हमने A बोल दिया, अपनी तरफ से मान लिया स्मॉल a, तो 4 बार A लिखें या 4 इंटू A लिखें, बात एक ही है, तो 4A हो गया इसका पेरीमीटर। और एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल, एरिया इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है, लेकिन लंबाई भी A चौड़ाई भी A, तो चाहे आप साइड का होल स्क्वायर लिखो या हिंदी में भुजा का वर्ग, यहाँ A फॉर भुजा हमने कहा है, तो क्षेत्रफल को सिंबॉलिक फॉर्म में आप A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज का, बाकी इन दोनों का अगले वीडियो में लंबा होता चला जा रहा है और इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत आसान है। वैसे समलंब चतुर्भुज का सबसे बच्चे कठिन इसी को समझते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आपको कंपटीशन में UPSSC, पेट, सीटेट, टेट इन सब में तो ज़रूरत पड़ेगी ही, झारखंड SSC, बिहार SSC इन सब में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जस्ट जो बच्चे क्लास 10th पास करके 11th में पहुँचेंगे, वहाँ अभी आपको ये सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ग्राफीय विधि से, यानी जो ये ग्राफिकल मेथड से जब फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ ये ट्रेपेजियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से इसको सीख लीजिए, यहीं पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो बच्चे 10th में हैं या 10th पास कर चुके हैं, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोलोगे, यहाँ लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख रहे हैं। एरिया क्या होगा, AR फॉर एरिया लिखा है हमने, तो ये क्या होता है, हाफ समांतर भुजाओं का योगफल, यानी एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट किसकी, पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट है होती है, जिसको हमने यहाँ दिखाया है, इनटू हाइट, ऊंचाई। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD सिंबॉलिक रूप में ये लिखा है, तो क्या लिख सकते हो, हाफ एडिशन ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स AB प्लस CD इनटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर, AE। तो आपको आज एक क्वाड्रिलेटरल में जो बेसिक 5 क्वाड्रिलेटरल हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम, ये 5 के पाँचों आपको माइंड में रखना है। यही सबसे ज़्यादा यूज होंगे, अगेन अगेन रिपीट होते हैं, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ताकि ये जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
ये इसको फिर से दोबारा ना बताना पड़े, वहाँ हम डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे एक फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है वीडियो तो आप इसको लाइक, शेयर और चैनल को पर अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मेंसुरेशन के थर्ड पार्ट कह सकते हो पार्ट 3 में, अदरवाइज अभी त्रिकोणमिति का ही पार्ट 2 तक हमने कंप्लीट किया, उसमें भी आपको 3, 4, 5 ऐसे आते जाएंगे। तो ये बच्चों की डिमांड कुछ थी कि क्षेत्रमिति का मेंसुरेशन का कुछ पार्ट इंक्लूड करिए, इसलिए हम मेंसुरेशन को ले आए हैं यहाँ पर। खास करके ये अभी जो कम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि बेसिक उनको जानकारी रहेगी। अब इसके बारे में प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत ले आएंगे। बेसिक जो अभी UPSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको आई थिंक 20 तारीख को होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में, अभी 20 अगस्त को। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही रामबाण है ये आज का वीडियो। तो आई होप आपको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहीं पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।